मॉर्निंग एवरीवन। क्या पढ़ रहे थे हम लोग कल? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एमपी का परिचय पढ़ रहे थे। एमपी का परिचय से मतलब जिन लोगों के कांस्टेबल के पेपर हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि इसकी सीमाएं वगैरह, मध्य प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों से लगी हुई हैं, कुछ इसके बारे में अपन ने कल देखा था। और सबसे बड़ी बात एक और है कि यहां थोड़ा सा ये देखना होगा अपन को। पहली बात तो अपन इस पे चर्चा कर चुके थे, सीमाएं इसकी कितने राज्यों से लगी हुई हैं, कि सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगी है? उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम लगी है गुजरात से। यही जो पुलिस कांस्टेबल में पैटर्न पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है कि किस राज्य से कितनी अधिक सीमा लगी है और किस राज्य से कम सीमा लगी है। तो आज अपन इस पे चर्चा करने वाले हैं, जो खासकर इसीलिए है। इसके पहले थोड़े अपन ये देखें, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम क्या हुआ था कि ना तो कोई मध्य प्रदेश था और ना ही कोई भारत था। इससे पहले अखंड भारत कहलाता था, जिसका आगे जिक्र होगा। अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहां आपके म्यांमार वगैरह इंडोनेशिया तक आपका क्षेत्र लगता था। तो ये पूरा अखंड भारत, जैसे कि ये था अखंड भारत, पूरा इंडोनेशिया से लेकर अफगानिस्तान तक। हालांकि जैसे ही देश को आजादी मिली तब ये अखंड भारत समाप्त हो गया और कुछ इस प्रकार से भारत बना। जब भारत बना तो 1947 में एक देश अलग हुआ जो पाकिस्तान के नाम से जाना गया, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान 1947 में दो नए राज्य बने, देश बने। जब देश बना, अंग्रेज छोड़ के इसको गए, तो यहां पूरे भारत में यूनिटी थी, जिसको आपने एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इनका एक बहुत ही देश को एक करने में बहुत ही अहम रोल रहा। जो 562 रियासत थी, इन 562 रियासतों को इन्होंने एक किया, भारत संघ में मिलाया और एक अखंड भारत बनाया। लेकिन जब देश आजाद हो गया 1947 के बाद, तो यहां आंध्र प्रदेश में एक लैंग्वेज चलती है तेलुगु, और इस तेलुगु भाषा के आधार पे यहां कुछ लोगों ने अनशन किया और उनकी ये डिमांड थी कि हमें अलग राज्य चाहिए, और वो राज्य बनवाना चाह रहे थे। तो तेलुगु भाषियों ने जो अनशन किया, इसमें एक विशेष व्यक्ति थे रामुलु नाम के। इन्होंने 58 दिन का अनशन किया और 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो पूरे आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, जिसको आज आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुछ ऐसा उड़ीसा, कुछ तमिलनाडु का इस क्षेत्र में जहां तेलुगु भाषा बोलती है, इस पूरे क्षेत्र में दंगे होने लगे। तो फिर भारत सरकार ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसको भाषा के आधार पर 1952-53 में इस ओर ध्यान दिया गया, और एक भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया गया वो था आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में भाषा के आधार पर जो राज्य बना वह कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश, जो भारत का प्रथम ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया।
लेकिन जब यहां आंध्र प्रदेश बनने के लिए आंदोलन हुए, हड़तालें हुई, धरने दिए गए, तब नेहरू जी ने सोचा जब एक जगह ये हरकत हो सकती है तो हो सकता है आगे चल के भी ये समस्या का सामना करना पड़े। तो फिर इन्होंने ये देखा कि एक आयोग बनाया, और आयोग बनाया वो था राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस आयोग की स्थापना उन्होंने 29 दिसंबर 1953 को की। और इस आयोग का यह काम था कि केवल भारत में राज्यों का गठन करना, इसीलिए इसको कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली खान। इनकी अध्यक्षता में यह आयोग बना, और इस आयोग को इनके नाम से भी जाना जाता है, फजल अली खान आयोग। ये क्वेश्चन आता है और ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया, तो 29 दिसंबर 1953 को। और फजल अली खान आयोग कब गठित किया गया, तब भी यही आंसर है, 29 दिसंबर 1953 को। इसके दो सदस्य थे, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये दोनों इसके सदस्य थे, और इन तीनों लोगों ने पूरे भारत में राज्यों का पुनर्गठन का कार्य किया। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया और इसकी सिफारिशें इसने की, तो मध्य प्रदेश के आसपास के राज्य बने, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ऐसी कोई भी ना तो हड़ताल हुई है, ना ही धरना दिए गए, और ना ही कोई इन्होंने बसें जलाई, ना कुछ नहीं हुए। और आसानी से जो बीच का हिस्सा बचा था, बाकी आसपास के बन गए थे, और जो बीच का हिस्सा बचा था उसको मध्य प्रदेश नाम दिया गया। हालांकि इस टाइम ये क्षेत्र था तो इसको मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। फिर जब 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, आंध्र प्रदेश बन गया और राज्य पुनर्गठन आयोग आया, तो फिर यहां मध्य प्रदेश बना। और इसके पहले की यहां समस्या चलती थी, और वो थी कुछ पार्टों में बटा था मध्य प्रदेश 1947 के पहले। जिसकी सीमा मुंबई प्रांत, हैदराबाद, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को लगती थी। कब? जब मध्य प्रदेश का पार्टीशन नहीं हुआ था, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, उस टाइम जब मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था। इस टाइम, और ये नाम था अंग्रेजों का दिया हुआ, सेंट्रल प्रोविंस। फिर ये कुछ रियासत इस टाइप से चलता था, ये 3 पार्टों में डिवाइड था। पार्ट ए, जिसकी राजधानी नागपुर थी। पहले नागपुर मध्य प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन अपन ने जब गठन किया था 1 नवंबर 1956 को, तो 8 जिले इस प्रांत को दिए थे अपन ने उस टाइम, यहां से ये, और जिसमें एक नागपुर भी था। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, चंपा, ये और नागपुर, ये अपन ने दे दिए थे मुंबई प्रांत को। तो यहां से फिर सीमा बनाई गई, और यहां कुछ सीमाएं ये थी कि सुनेटप्पा तहसील थी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की सुनेटप्पा तहसील, जो अपन उत्तरी सीमा जब निर्धारित कर रहे थे, तो यहां से अपन ने राजस्थान को दे दी थी। और राजस्थान के कोटा जिले की एक यहां सिरोंज तहसील थी, उसको अपन ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला लिया था।
फिर यहां से मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को गठन किया। जो पार्ट बी था इसकी राजधानी थी रीवा। पार्ट जो बी था उसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर, दो 6-6 माह के लिए हुआ करती थी पार्ट बी की राजधानी इंदौर ग्वालियर। और जो पार्ट सी था इसकी राजधानी थी रीवा। रीवा इतिहास में बहुत बड़ी रियासत रही है, जहां से तानसेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जब नवरत्नों में शामिल होने से पहले, अकबर की नवरत्नों में थे शामिल, तानसेन संगीत सम्राट कहा जाता है जिनको, वो पहले रीवा के राजा रामचंद्रन के दरबार में संगीत गाया करते थे। जब अकबर ने अटैक किया यहां तो फिर वो इनको अपने साथ ले गए थे, फिर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। तो रीवा की पार्ट सी की राजधानी रहा और इसी के अंतर्गत आता था भोपाल। भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी, हालांकि यहां वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। जो यहाँ के राजा हुआ करते थे नवाब पटौदी, जो सैफ अली खान है इनके दादाजी, तो ये अपनों को स्वतंत्र रखना चाहते थे। इसलिए उनको अब बीचों बीच यदि कोई अलग से रियासत रहेगी तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नेहरू जी ने सोचा कि क्या किया जाए, फिर इन्होंने विशेष तौर पर उसी को राजधानी बनाया ताकि प्रशासनिक सारे कार्य उस तरफ होंगे तो सबका ध्यान, पूरा प्रशासन का ध्यान उस तरफ केंद्रित रहेगा। लेकिन कुछ समय पहले यहां एक अपना महाकौशल प्रांत कहलाता है, वो है जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नगर रहा है, महानगर, तो उसको राजधानी बनाने की बात चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश उसको नहीं बनाया। नागपुर मुंबई प्रांत को दे दिया था। इस टाइम में मुंबई प्रांत कहलाता था, जिसको आज आप महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। और फिर मुंबई प्रांत को 1960 में 2 भागों में बांटा, एक गुजरात बना और दूसरा महाराष्ट्र बना। और अब अपन इन दोनों नामों से जानते हैं इसको, गुजरात और महाराष्ट्र। फिर जब यहां सीमाएं निर्धारित हो गई और ये मध्य प्रदेश बन गया, जब भोपाल को राजधानी बनाया उस टाइम केवल इसलिए राजधानी बनाया क्योंकि ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। और नेहरू जी ने सोचा स्वतंत्र रहेंगे तो हम बीचों बीच कुछ भी हो सकता है, इसलिए उस पर प्रशासनिक दृष्टि रखने के लिए उसको राजधानी घोषित कर दिया। और मध्य प्रदेश जो नाम दिया है ये भी उन्हीं ने दिया था, नेहरू जी ने, 1 नवंबर 1956 को। और जब इसको राजधानी बनाया गया था उस टाइम ये जिला भी नहीं हुआ करता था मध्य प्रदेश का, ये मात्र तहसील हुआ करती थी उस टाइम। सीहोर जिले की तहसील थी, लेकिन इसको 1972 में एक भोपाल को और दूसरा यहां छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव है, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव है। तो 1972 में ये 2 जिले बनाए थे। हालांकि जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था तो गठन के टाइम 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिले बचे थे। और जब 43 जिले बचे थे मतलब थे, और फिर 72 में 2 और बनाए गए। ये क्वेश्चन आता है कि भोपाल राजधानी कब बना, तो 1956 को। लेकिन उस टाइम में किस जिला था, नहीं था, या किस जिले का भाग था, तो ये सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। और फिर भोपाल को जिला कब बनाया गया, 1972 में। फिर इसके बाद में एक जब यहां व्यवस्थाएं बन गई और ये पूरी सीमा निर्धारित हो गई मध्य प्रदेश की, तो फिर जिला पुनर्गठन आयोग आया। जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग है ऐसे जिला पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष थे V.R. दुबे और इनकी ये आया था 1982 में।
और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग है, क्योंकि ये आया था राज्यों के गठन के लिए, और जिला पुनर्गठन आयोग जिला बनाने के लिए मध्य प्रदेश के, ये आया है पूरे भारत के लिए, और ये आया है केवल मध्य प्रदेश के लिए। इसके अध्यक्ष फजल अली खान थे, इसके अध्यक्ष BR दुबे थे, और वो आया था 1953 में, और ये आया था 1982 में। दोनों में अंतर है, दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं। दोनों के अध्यक्ष सन और इनके कार्य क्यों बनाए गए थे, तो याद रखना आप लोग। फिर 72 में जब 2 जिले बनाए गए, एक भोपाल और दूसरा राजनांदगांव, जो आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चला गया, क्योंकि अभी इसका छत्तीसगढ़ का पार्टीशन भी करना है। 25 मई 1998 में इन्हीं ने BR दुबे ने सिफारिश की और 10 जिले बनवाए मध्य प्रदेश के। तो 43 तो ऑलरेडी पहले से थे, जब 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था इसका। इस टाइम में 43 जिले हुआ करते थे, 2 और बन गए, 45 हो गए, फिर 10 और बन गए, 55 हो गए। फिर 10 जून 1998 में सहदेव समिति आई थी, जिसकी सिफारिश पर 6 जिले बनाए थे। अब मध्य प्रदेश में इस टाइम हो गए 61 जिले और 12 संभाग हो गए। जब कब 1998 में। इसके बाद एक छत्तीसगढ़ नाम का राज्य बनाना पड़ा, और छत्तीसगढ़ ये क्षेत्र था। हालांकि इस टाइम और भी भारत में राज्य बनाए गए थे सन 2000 में। जैसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था उत्तराखंड, बिहार से अलग किया गया था झारखंड, और मध्य प्रदेश से अलग किया गया था छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि आपके साथ जिला बनाया गया। जैसे कि अभी पुलिस के पेपर में पूछा गया था त्रिपुरा 1 नवंबर 1956, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना था, इसी के साथ में त्रिपुरा बना था, तो उसका क्वेश्चन किया गया। ऐसे ही इसका भी क्वेश्चन कर सकता है कि 2000 में कौन कौन से राज्य बने थे। फिर जब छत्तीसगढ़ का पार्टीशन किया 1 नवंबर 2000 को, तो इसको आपने 16 जिले दिए थे और 3 संभाग दिए थे। जब 16 जिले, यहां 61 में से 16 जिले और 12 संभाग में से 3 कर दिए, तो 9 तो संभाग बचे मध्य प्रदेश में, और 45 फिर जिले बचे, क्योंकि 16 जिले आपने किसको दे दिए? छत्तीसगढ़ को। फिर इसके बाद दोबारा जब 2003 में मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, तो इन्होंने 2 जिले बनवाए। उमा भारती ने 3 जिले बनवाए, और 3 जिले बनवाए थे 2003 में। फिर जब 45 बचे थे 48 हो गए। फिर 2008 में 2 जिले बनवाए, 50 हो गए। फिर 2013 में 1 जिला बना। फिर 2018 में 1 जिला बना। यहां जब 2013 में 1 अक्टूबर 2013 को जब जिला बना था, वो था आगरमालवा, जिसे उज्जैन संभाग में आता था और शाजापुर से अलग करके किया गया था। और इसमें एक अभ्यारण्य है जो दुनिया का सबसे पहला गो अभ्यारण्य बनाया गया, गायों के लिए एक अभ्यारण्य बनाया गया। वो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि विश्व में आपका नाम आ रहा है, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। तो आगरमालवा जिला बना कब? 2013 में। फिर 1 अक्टूबर 2018 को आपने टीकमगढ़ जिले से एक जिला अलग किया, वो था निवाड़ी, और टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी जिला बनाया, और ये सागर संभाग के अंतर्गत आता है। और
अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 संभाग, 52 जिले, 10 संभाग हैं। और यहां जब आपने 3 संभाग उसको दे दिए थे तो मध्य प्रदेश में 9 बचे थे, लेकिन 2008 में एक जिला, एक ये वाला संभाग बना था शहडोल, ठीक है। तो अब 10 संभाग और 52 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में ये हैं। फिर इसके बाद जब मध्य प्रदेश बन गया, इसकी सीमाएं बन गई, तो इसके बाद अब आई राजनीतिक परिदृश्य की बात। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रथम और वर्तमान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसको कई नाम, जैसे कि मध्य प्रदेश के कितने नाम हैं जो आप लोगों को आप जानते हैं, क्यों? क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन करेगा, इनमें से मध्य प्रदेश का नाम नहीं है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेंट्रल प्रोविंस तो अंग्रेजी लोग कहा करते थे, तो एक वो भी नाम था इसका। सेंट्रल प्रोविंस, लघु भारत, मध्य भारत, हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश, नदियों का मायका, हीरा प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो सेंट्रल प्रोविंस जो अंग्रेज लोग कहा करते थे, क्योंकि भारत के मध्य में, सेंट्रल में स्थित था, इसलिए पूरे प्रांत को कहा जाता था। लघु भारत, भारत का छोटा रूप। जैसे भारत में, दुनिया में भारत में कितने परसेंट पर कृषि की जाती है? 70% पर। भारत में 70% लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं। अब 71% मध्य प्रदेश में करते हैं। मतलब यदि मध्य प्रदेश के 71% लोगों की जीविका का आधार है कुछ, तो वो है कृषि। तो इसीलिए इसका छोटा रूप या लघु भारत कहा गया। मध्य भारत, क्योंकि मध्य के, भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको मध्य भारत कहा जाता है। फिर हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश भी लगभग भारत के मध्य में स्थित है, भारत का हृदय कहा जाता है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश, सोया प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा सोयाबीन आपके मध्य प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश में भी किस जगह? मालवा प्रांत में। अभी ये आगे आएगा, मालवा प्रांत क्या है, ये सारे प्रांत आएंगे, तो ये मालवा प्रांत में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है, इसलिए उसका एक नाम सोया प्रदेश भी है। टाइगर प्रदेश, 2018 की पशु गणना के अनुसार ये बताए गए हैं कि मध्य प्रदेश में 526 टाइगर हैं, जो भारत के किसी भी राज्य के सबसे ज्यादा हैं, इसलिए इसको एक ये नाम दिया गया। हालांकि ये 2010 के पहले था, फिर 2010 के बाद कर्नाटक के पास ये टाइगर प्रदेश का नाम चला गया था। फिर 2000, अच्छा, ये हर 4 वर्ष में गणना की जाती है, तो 14 तक कर्नाटक और फिर 18 तक कर्नाटक के पास रहा। तो प्रथम स्थान पे अब वर्तमान में 18 की रिपोर्ट के अनुसार, पशु गणना के अनुसार 526 टाइगर मध्य प्रदेश में, 524 कर्नाटक में और 442 उत्तराखंड में। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक और पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, यदि ये पूछा जाता है तो। इसीलिए पूरे वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका ये नाम वापस आ गया है। तो टाइगर प्रदेश क्यों नाम दिया गया? क्योंकि टाइगरों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। हीरा प्रदेश, वैसे तो हीरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी निकलते हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश, भारत में सबसे ज्यादा यदि कहीं निकलते हैं तो वो है आपके यहाँ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, छतरपुर में और सतना में।
सबसे ज्यादा पन्ना में निकलते हैं, फिर इसके बाद सतना में, और फिर अभी अवशेष पाए गए हैं छतरपुर में, जहां हीरे। ऐसा एक मान्यता है, कही जाती है कि जहां जहां महाराजा छत्रसाल का घोड़ा चला था वहां वहां हीरे निकलते हैं, लेकिन ये मान्यता है, इसकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लोगों की मान्यता है, कुछ भी मान लेते हैं। तो हीरा प्रदेश, बस अपन को ये मानना है कि ये हीरा प्रदेश है। क्यों? क्योंकि हीरे निकल रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। अब कहां घोड़ा चला था कहां नहीं चला था वो बात अलग है। फिर नदियों का मायका, नदियों का मायका, मायका उसे कहा जाता है बेटी का ससुराल, और मायका दो चीजें होती हैं, लेकिन ससुराल किसे कहा जाता है? जहां बेटी बड़ी होके शादी होके जाती है। और मायका किसे कहा जाता है? जहां उसका जन्म होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी नदियों का लगभग मध्य प्रदेश में 206 या 207 नदियां जन्म लेती हैं, और इसके बाद फिर वो कहां जाती हैं ये बात अलग है। लेकिन यदि वो नदियां जन्म ले रही हैं तब फिर नदियों का मायका। बात क्लियर हो रही सब लोगों की? इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पहले इसका नाम मध्य प्रदेश था ही नहीं, और कुछ था। ये इतने सारे नाम चलते थे, जैसे सेंट्रल प्रोविंस, लघु भारत, मध्य भारत, हृदय प्रदेश, ये नाम चलते थे पहले। लेकिन जब नेहरू जी ने 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया और नामकरण किया, तो ये नेहरू जी की देन है मध्य प्रदेश, क्योंकि वह प्रदेश जो भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए उसको नाम मध्य प्रदेश दिया जाए। बाकी उत्तर प्रदेश उत्तर क्षेत्र में है और मध्य प्रदेश बीचों बीच है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश नाम दिया गया। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? और फिर इसके बाद इसमें कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कुछ राजधानियां हैं इसकी। एक तो राजधानी है, प्रशासन राजधानी कहा जाता है भोपाल। यह भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वो कौन सी राजधानी है? तो ये है प्रशासनिक राजधानी, क्योंकि अभी बहुत सारी राजधानियां आने वाली हैं, इसलिए प्रशासनिक राजधानी जहां प्रशासन के पूरे कार्य किए जाते हैं उसको अपन उस राज्य की, उस देश की राजधानी मानते हैं। और बाकी कोई औद्योगिक राजधानी है, कोई संगीत राजधानी है, कोई संस्कार राजधानी है, ये अलग बात है, ये उसके उपनाम है, उप राजधानियां हैं, लेकिन मेन ये है। प्रशासनिक, और यही राजधानी मानी जाती है। अब इसके अलावा और भी है, जैसे ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, तांबा राजधानी बालाघाट। अच्छा, बालाघाट एक और है, मैग्नीज। यही है बालाघाट, ये दोनों तांबा राजधानी भी है और मैग्नीज राजधानी भी है। फिर पचमढ़ी पर्यटक राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, 100% एक नहीं क्वेश्चन आएगा राजधानियों से, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट। और बाकी इनसे जितना भी आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी और पर्यटक राजधानी दोनों है पचमढ़ी। संस्कार और न्यायिक राजधानी है जबलपुर। ये भी दो है, संस्कार राजधानी और न्यायिक राजधानी जबलपुर। फिर एक है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उज्जैन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी दो राजधानियां हैं,
एक तो सांस्कृतिक राजधानी और एक धार्मिक राजधानी उज्जैन। संगीत, मेहर, ये बात याद रखना, ग्वालियर संगीत सम्राट थे ग्वालियर के, और संगीत राजधानी मेहर के घर। इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन यहां एक बात और है कि एक उस्ताद अलाउद्दीन खां थे मेहर में, जो मेहर बैंड आज भी संगीत बहुत बड़ा बैंड है मेहर बैंड, जो इन्हीं के उसमें है, और उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम पर यहाँ ये संगीत समारोह भी होता है। ये समारोह वगैरह आगे पढ़ना पड़ेंगे आप लोगों को। तो मेहर में होता है, इसकी इसीलिए इसको मेहर को संगीत राजधानी कहा जाता है। तो इन राजधानियों से क्वेश्चन किए जाते हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दें। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ सीमावर्ती जिलों पे बात की जाती है, जैसे कि 10 संभाग, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, 52 जिले हैं। तो ये कौन कौन सी सीमा में कौन कौन से जिले हैं, और किन किन राज्यों से कौन कौन से जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। टोटल 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। तो पहला संभाग जबलपुर, इसमें 8 जिले हैं। दूसरा संभाग इंदौर, इसमें 8 जिले हैं। तीसरा संभाग उज्जैन, इसमें 7 जिले हैं। चौथा संभाग सागर, इसमें 6 जिले हैं। फिर 5वां संभाग भोपाल, इसमें 5 जिले हैं। 6वां संभाग ग्वालियर, इसमें भी 5 जिले हैं। 7वां संभाग रीवा, इसमें 4 जिले हैं। 8वां संभाग शहडोल। शहडोल संभाग कब बना? अरे अभी अब हमने चर्चा की थी ना इस पे थोड़ा सा पहले 2008 में। तो 8वां संभाग शहडोल, जिसमें 3 जिले हैं। इसके बाद जो 2 संभाग बचते हैं, वो ऐसे संभाग हैं जिनके अपने कोई जिले नहीं हैं, ये दूसरे जिलों के नाम पर बने हैं। जैसे कि नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, लेकिन नर्मदापुरम नाम से कोई भी जिला नहीं है। और 10वां संभाग चंबल, इसमें भी 3 जिले हैं, लेकिन चंबल नाम से कोई जिला नहीं है। इसमें अलग अलग जिले आएंगे, अलग अलग नाम है उनके, लेकिन चंबल ये क्षेत्र कहलाता है। और नर्मदापुरम पहले होशंगाबाद को कहा जाता था, इसीलिए होशंगाबाद, और इसका नाम भी 2008 में चेंज किया गया था, नर्मदापुरम कर दिया गया था। इसके पहले वही था, उसका नाम इस संभाग का होशंगाबाद संभाग कहलाता था, लेकिन 2008 से इसको चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये नर्मदा घाटी में स्थित है और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, और ताकि ये संस्कृति बनी रहे नर्मदापुरम, इसलिए उसका नाम यथावत वापस कर दिया। ठीक है। और होशंगाबाद तो एक जिला है, और अभी नर्मदापुरम पूरा क्षेत्र है, इसलिए उसको, ये ज्यादा बड़ी संस्कृति है, इसलिए इसको वापस दिया गया है। ये बात क्लियर? ये हो गए 52 जिले आपके। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद ये अपन 52 जिले ये देखते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा है। जैसे कि जबलपुर की बात करते हैं, तो यहां जबलपुर ये वाला क्षेत्र है, जो एक तरफ छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। और इसमें 8 जिले आ रहे हैं।
अभी उन पे बात करेंगे अपन कि कौन कौन से हैं वो आए। फिर इसके बाद में इंदौर ये है जो जिसमें 8 जिले आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगा है इंदौर संभाग। बात क्लियर। फिर इसके बाद 7 वाला कौन सा है? उज्जैन। सात जिले और ये केवल राजस्थान से लगता है। फिर इसके बाद 6 वाला कौन सा है? सागर, जिसमें 6 जिले हैं। ये केवल उत्तर प्रदेश से लगता है। ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं, या तो संभागों के ऊपर किए जा सकते हैं या फिर जिलों के ऊपर किए जा सकते हैं। इसलिए 6 कितनी इंद्रियां होती है? 6 होती। 6 की 6 लगा देना इसमें, लेकिन ये याद हो जाए। फिर 6 के बाद अब 5 वाले देखे जाएंगे। तो एक है भोपाल, भोपाल संभाग जिसमें 5 जिले हैं और ये यहां तक स्पर्श करता है। भोपाल संभाग का एक राजगढ़ जिला है, अभी आएगा, वो राजस्थान को लगा हुआ है। ऐसा पतला पतला सा बीच में है। फिर दूसरा 5 वाला कौन सा है? ग्वालियर। पांच वाले हो गए। फिर इसके बाद देखेंगे अपन 4 वाला। 4 वाला है रीवा। रीवा संभाग जिसमें 4 जिले हैं। फिर इसके बाद अब बचते हैं ये 3 वाले। एक शहडोल जो केवल छत्तीसगढ़ को स्पर्श कर रहा है, और सागर उत्तर प्रदेश को, रीवा उत्तर प्रदेश को, और यहां ग्वालियर राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श कर रहा है। ये संभाग की बात कर रहा है, अभी जिलों की नहीं कर रहा है। जिले अलग बात है, इसलिए ये संभाग ध्यान देना। अब बचते हैं ये 2, जिनमें एक नर्मदापुरम और दूसरा चंबल। नर्मदापुरम ये है जिसमें 3 जिले हैं, और चंबल जिसमें 3 जिले हैं। पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का क्लियर है कि कहां कहां कौन कौन से संभाग हैं और उनकी स्थिति क्या है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उज्जैन संभाग की सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? सागर संभाग की सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? जबलपुर कहां लगा है? ये सीमावर्ती क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर सब लोगों की। फिर इसके बाद अब थोड़ा सा अपन देखें इनके सीमावर्ती जिले। ये तो थी संभाग वाली बात। सीमावर्ती जिले जो अब आपको ये बताएंगे, यदि गहराई से क्वेश्चन किया जाता है तो वो कैसे क्वेश्चन करेगा। और जो पुलिस का पेपर, पुलिस वगैरह का व्यापम पटवारी के जो पेपर सेट होते हैं ना, इनकी एक मर्यादा होती है कि कितने क्वेश्चन कहां से लेना है, उस हिसाब से ये पेपर बनाए जाते हैं। कभी उस पर अपन फिर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जो इंपॉर्टेंट है वो देखें। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है 13 जिलों की। ये मध्य प्रदेश की सीमा यदि किसी राज्य से सबसे ज्यादा लगती है तो वो है उत्तर प्रदेश, जिसमें कितने जिले, क्वेश्चन ऐसे भी वो कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश से कितने जिले स्पर्श करते हैं मध्य प्रदेश के? तो 13। ठीक है। फिर इसके बाद यदि दूसरे नंबर पर कोई राज्य है तो वो है राजस्थान। इससे लगते हैं 10 जिले। ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि सबसे सर्वाधिक सीमा में दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है, तो वो है राजस्थान। फिर तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। इससे लगते हैं 9 जिले। और फिर चौथे नंबर पे लगता है छत्तीसगढ़। इससे लगते हैं 6 जिले। लेकिन यहां 6 जिले
कोई कोई उस बुक में ये बताते हैं कि मंडला भी इसकी सीमा से लगता है, जबकि मंडला इससे लगता नहीं है। कोई कोई मैप वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि मंडला की सीमा भी इससे लगती है, तो उसमें वो 7 बताते हैं। उस हिसाब से जब वो मैप में सीमा उससे लगा रहे हैं तो वो 7 ही बताएंगे, वरना ऐसा है नहीं है, लगते हैं जबकि 6 जिले। यहां वो उत्तर प्रदेश से एक और ये बता देते हैं कि सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी है, जो सीधी जिला है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी है, जबकि ये भी ऐसा है कि वहां तक है तो लेकिन सीमा स्पर्श नहीं करता वो जिला, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर? तो यहां ये सीमा नहीं लगती और मंडला की सीमा इसको भी नहीं लगती, इसलिए ये 6 है। और जिस बुक में उन्होंने मैप में ये बता दिया है इसकी सीमा इससे लगती है, वहां ये है। जैसे वही मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को लेकर विवाद है, ऐसे ही मंडला और इस सीमा में विवाद है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। लेकिन यह एक समस्या है कि एक अमरकंटक क्षेत्र में यहां किरारा घाटी है, उस पर विवाद चल रहा है और वो बता रहे हैं थोड़ा सा कम। तो ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि पहली बात तो किरारा घाटी है कहां? तो अमरकंटक में। या फिर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का किस सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, किस घाटी में विवाद चल रहा है? तो वो है किरारा घाटी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का किस घाटी में विवाद चल रहा है? तो किरारा घाटी। ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है। और फिर इसके बाद इसके हिसाब से यहां क्षेत्रफल बताया जा रहा है 3,08,245। इसलिए यदि क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि किरारा घाटी वाला मामला, तो अपन को क्षेत्रफल ये देना है, और यदि बाकी अपने मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ये है। ठीक है, तो यहां अपन बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों के बारे में, और ये है मुरैना। मुरैना एक ऐसा जिला है जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर इसके बाद है भिंड, फिर इसके बाद है शिवपुरी, फिर इसके बाद है अशोकनगर, फिर सागर, फिर टीकमगढ़, फिर निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और ये सिंगरौली। 4, 6, 8, 12, 13, ये 13 जिले। और यहां जैसे मुरैना था 2 राज्यों को स्पर्श करने वाला, ऐसे ही यहां सिंगरौली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर 10 जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श कर रहे हैं। अब वो 10 जिले कौन से? एक तो मुरैना जो राजस्थान को स्पर्श करता है, फिर दूसरा है श्योपुर, फिर एक शिवपुरी, तीसरा, यहां इस तरफ राजस्थान को, इस तरफ उत्तर प्रदेश को, तो ये भी इंपॉर्टेंट। और फिर इसके बाद है गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और फिर नीचे झाबुआ। 3, 6, 9, 10, ये 10 जिले
राजस्थान की बॉर्डर से लगे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 13 उत्तर प्रदेश को स्पर्श कर रहा है, 10 राजस्थान को स्पर्श कर रहा है। महाराष्ट्र के लिए 9, तो 1 अलीराजपुर। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कहलाता है। वो पूर्वी कौन कहलाता है? सिंगरौली। सबसे उत्तरी कौन कहलाता है? मुरैना। सबसे दक्षिणी कहलाता है बुरहानपुर। तो अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा। अच्छा, ये खंडवा और खरगोन ये सुनहरे जिले कहलाते हैं। और ये इनके पहले के नाम थे पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। ये निमाड़ क्षेत्र है, आज भी यहाँ निमाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। निमाड़ी जिला है और निमाड़ी लैंग्वेज है, ये भी बहुत डिफरेंट चीज है। निवाड़ी जिला, निमाड़ी भाषा। यहां कंफ्यूज होने वाली बात है, ये थोड़ी सी इसको गहराई से लेना कि निमाड़ी है वो भाषा है, निवाड़ी है वो जिला है। फिर खंडवा, खरगोन, इसके बाद है बैतूल, फिर इसके बाद है छिंदवाड़ा, फिर सिवनी और फिर ये बालाघाट। बात क्लियर है इतनी? 6 तीनों ये 9 जिले हो गए आपके महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले। अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। ठीक है, अब इनसे क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा और सागर, इनमें से महाराष्ट्र की सीमा से कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता? तो सागर, खरगोन, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, अलीराजपुर, इनमें से महाराष्ट्र की सीमा से कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता? टीकमगढ़। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये पूरे क्लियर होंगे तब आप बाहर का पहचान पाएंगे, और यदि ये क्लियर नहीं हुए तो आगे की बात ही अलग है, फिर नहीं हो पाएगा कुछ। इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट। अब है 6 जिले जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श कर रहे हैं। एक तो सिंगरौली हो गया और दूसरा बालाघाट हो गया। जैसी कंडीशन मुरैना, सिंगरौली, शिवपुरी और अलीराजपुर में झाबुआ में आ रही थी, ऐसे ही बालाघाट एक तरफ महाराष्ट्र को स्पर्श करता है और एक तरफ छत्तीसगढ़ को। सिंगरौली के बाद सीधी, क्योंकि 2008 में सीधी से ही सिंगरौली बनाया गया था, तो इससे जस्ट नीचे लगा है सीधी। फिर है शहडोल, फिर है अनूपपुर, फिर है उमरिया, डिंडोरी। उमरिया अंदर आ जाता है, डिंडोरी। और यहां जो वो बताते हैं कि इस टाइप की सीमा मंडला की लगी है, तो कोई कोई मैप में ये चीज बता देते हैं कि मंडला भी उससे लगता है। और यदि आपके ऑप्शन में इस टाइप का उसने पूछ लिया कि छत्तीसगढ़ से कितने जिले की सीमा स्पर्श करती है और ऑप्शन में 6 है, तो 6 ही लगाना है। और तो ये 6 जिले आपके छत्तीसगढ़ से लगे हैं। और सबसे कम सीमा लगती है गुजरात को, 2 जिले। और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? एक झाबुआ जो राजस्थान और गुजरात को स्पर्श कर रहा है, और एक अलीराजपुर जो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को स्पर्श कर रहा है। ये बात क्लियर? इतनी बात क्लियर?
टाइम हो गया क्लास का। अब इसके बाद है मध्य प्रदेश में प्रथम। जैसे इतनी बात, ये जिले वगैरह तो क्लियर हो गए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे कोई बड़ा एग्जाम हो, मध्य प्रदेश में प्रथम, जब यहां 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल और प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ये बात आई, क्योंकि जब प्रशासनिक व्यवस्था आप स्थापित करेंगे तो ये पद पहले नंबर चाहिए होते हैं। तो यहां देखा गया मध्य प्रदेश में कौन सा व्यक्ति ऐसा वरिष्ठ है जो पूरी व्यवस्था को संभाल सके। तो यहां 4-5 लोगों के नाम आए थे, जैसे सेठ गोविंद दास हुए, द्वारका प्रसाद मिश्र हुए, और एक अपने सागर के निवासी डॉक्टर रविशंकर शुक्ल। ये वृद्ध भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता की एक बहुत ही अच्छी छवि उस टाइम इनकी थी। तो इनको प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। रविशंकर शुक्ला। प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया। और प्रथम न्यायाधीश बने थे जो हाई कोर्ट के, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये तीनों लगभग एक जैसे पद होते हैं। ये होता है कार्यकर्ता, ये होता है संवैधानिक और ये होता है न्यायिक। इसलिए वर्तमान में जितने भी ये पद आए हैं कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, हाँ ये भी संज्ञा के बाद। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, प्रथम वित्त आयोग के सचिव कौन रहे, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि भले ही उस टाइम से 1956 से पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनमें से एक नई क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मध्य प्रदेश में तो प्रथम कौन कौन रहे, ये इसके बारे में। ठीक है, तो अब इसके आगे अपन कल क्लास करते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, गुड डे।